हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का छठा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। छठे पाठ का नाम है समुद्र खारा क्यों। समुद्र का पानी खारा क्यों है, नमकीन क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहानियाँ प्रचलित है। इसको लिखने वाले, इसके लेखक हैं हंसराज रहबर जी। इनका जन्म सन 1914 में हुआ है। आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। परिश्रमी जनता के प्रति गहरी आस्था यानी विश्वास रखने वाले क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक यानी पक्षधर और चिंतक हंसराज रहबर हिंदी साहित्य जगत में अनुवादक, कहानीकार, उपन्यासकार तथा समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। आके बाके, कक्कड़, संकल्प आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उपहास, नौ क्षितिज, हम लोग कहानी संग्रह है। मेरे साथ जन्म आपकी संघर्षशील आत्मकथा है। कह रहे हैं कि ये परिश्रमी जो मेहनती जनता है उसके प्रति गहरी आस्था यानी श्रद्धा रखने वाले क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक और चिंतक हंसराज रहबर जी हिंदी साहित्य जगत में अनुवादक, कहानीकार, उपन्यासकार तथा समीक्षक के रूप में विख्यात हैं। आके बाके, कक्कड़, संकल्प इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। उपहास, नौ क्षितिज, हम लोग इन कहानी लिखी है इन्होंने। मेरे साथ जन्म, इनकी जीवन में इन्होंने कैसे संघर्ष किया, इनकी खुद की आत्मकथा आधारित है। इस कहानी में बताया गया है, इन्होंने बताया है अपने कहानी। आगे पढ़ेंगे। विश्व की प्रत्येक भाषा में लोक कथाएं का मतलब होता है लोक अथवा जन समुदाय में प्रचलित किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचित कोई परंपरा, कहानी जिसमें भाषा, विचार और भावों की सरलता हो। तो लोक कथाएं प्रचलित होती हैं जो देश की सांस्कृतिक परंपरा यानी जो सदियों से चली आ रही है कि संवाहक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले या ढोने वाले होते हैं। ये लोक विश्वास, लोक मान्यताओं को निरूपित करती है। प्रस्तुत लोक कथा जापान की है। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, इसके पीछे क्या लोक विश्वास है, यह इस कथा का विषय है। इसमें कह रहे हैं कि विश्व की प्रत्येक भाषा में लोक कथाएं प्रचलित है यानी प्रसिद्ध है, जो देश की परंपरा को आगे ले जाती है और ऐसी लोक कथाओं में लोगों का विश्वास, मान्यताओं को निरूपित करता, दर्शाता है। प्रस्तुत लोक कथा जापान की है। ये जो कहानी लिखी गई है, समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, इसके पीछे क्या लोगों का विश्वास है, यह इस कथा का विषय है। चलिए इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। बहुत दिनों की बात है कि एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत सा धन था मगर छोटा भाई कंगाल था। कंगाल यानी गरीब था। एक बार जब लोग 9 वर्ष की यानी नए साल की खुशियाँ मना रहे थे, तब छोटे भाई के पास खाने को कुछ भी न था। वह बड़े भाई के पास गया और उसने थोड़ा सा चावल उधार मांगा, लेकिन उसने देने से इनकार यानी मना कर दिया। जब वह भाई के घर से उदास और खिन्न यानी दुखी मन लौट रहा था तो उसे एक बूढ़ा रास्ते में मिला। उस बूढ़े के सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठा था। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, किस मुसीबत में यानी मुश्किल में पड़े हो। बहुत दिनों की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन छोटा भाई गरीब था। तो नया साल आया जब एक बार, तो लोग खुशियाँ मना रहे थे नए साल की। तब छोटे भाई के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बड़े भाई के पास गया, उसने थोड़ा से चावल उधार मांगा, लेकिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई को चावल देने से मना कर दिया। तब वह अपने भाई के घर से उदास और दुखी मन लौट रहा था। उसे तभी रास्ते में एक बूढ़ा मिला। उस बूढ़े के सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठा था। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, किस मुसीबत में पड़े हो। आगे पढ़ते हैं। छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। बूढ़े ने उसे धैर्य यानी ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अगर तुम लकड़ियों का यह गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें
ऐसा वस्तु यानी चीज़ दूंगा जिसकी सहायता यानी मदद से तुम माला माल यानी धनवान हो जाओगे। छोटे भाई ने तुरंत लकड़ियों का गट्ठा बूढ़े से लिया और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब बूढ़े ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, किस मुश्किल में हो, तो छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी उसे बताई। तो बूढ़े ने उसे धैर्य बंधाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि अगर तुम इस लकड़ियों का यह गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें मैं ऐसी चीज़ दूंगा जिसकी मदद से तुम धनवान बन जाओगे। यह सुनते ही छोटे भाई ने तुरंत लकड़ियों का गट्ठा बूढ़े से ले लिया और अपने सिर पर रख कर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे पढ़ते हैं। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया। मालपुआ एक तरह का व्यंजन होता है, सूजी, खोए और दूध के द्वारा बनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। कहा, तुम इसे लेकर मंदिर के पीछे वाले जंगल में चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई देगा जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। बौने यानी जिनका कद बहुत छोटा होता है, बढ़ते नहीं, उनकी लंबाई नहीं बढ़ती, उन्हें बौने कहते हैं। मालपुआ उनका मन भाता यानी मनपसंद खाना है। वे किसी भी मूल्य यानी कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहेंगे। तुम उनसे धन दौलत बिल्कुल न मांगना, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। जब तुम चक्की ले आओगे तो उसका विशेष यानी खास गुण यानी उसकी योग्यता क्या है उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर मंदिर के पीछे वाले जंगल में चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। उनका मनपसंद खाना है मालपुआ और वे किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहेंगे। तुम उसके बदले में उनसे धन दौलत नहीं मांगना, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। जब तुम चक्की लेकर आओगे तो उसका जो खासियत है, विशेष गुण है, उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। आगे पढ़ते हैं। छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा और थोड़ी देर में जंगल में आ पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी ही दूर एक गुफा से बहुत से बौने निकलते हैं और फिर उसी में चले जाते हैं। उस समय वे पेड़ की एक बड़ी टहनी यानी पेड़ का जो एक डाली टूट कर गिरता है उसे टहनी बोलते हैं, डाली को। टहनी को खींचकर गुफा के भीतर ले जाने का प्रयत्न यानी प्रयास कर रहे थे। उनके लिए यह काम बहुत ही कठिन था। कह रहे हैं कि छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा मालपुआ लेकर, और जब थोड़ी देर में जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी दूर ही एक गुफा से बहुत से बौने बाहर निकलते हैं, फिर उसी गुफा में चले जाते हैं। और उस समय वे पेड़ की एक बड़ी सी टहनी यानी डाली को खींचकर गुफा के भीतर ले जाने का प्रयत्न यानी कोशिश कर रहे थे और उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था। आगे पढ़ते हैं। छोटा भाई उनके पास जाकर बोला, लाओ इस टहनी को मैं ले चलूं। जब वह टहनी को कंधे पर उठाए वे गुफा के निकट यानी नज़दीक पहुंचा तो उसके कान में एक महीन यानी बहुत धीमे से आवाज़ पड़ी, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबरा कर इधर उधर देखा। उसके पाँव यानी पैर के नीचे एक बौना पीस यानी दब चला था। छोटे भाई ने उस बौने को झपट कर उठा लिया। असल में वह बौनों का राजकुमार था। छोटा भाई जब देखा कि टहनी ले जाना उनके लिए मुश्किल है तो उनके पास हो जाता है और कहता है कि लाओ टहनी मैं ले चलूं। वह टहनी को कंधे पर उठा लिया और गुफा के निकट पहुंचा तो उसके कान में बहुत धीमे से आवाज़ आई, मुझे बचाओ। छोटा भाई ये आवाज़ सुनकर घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। देखा कि उसके पैर के नीचे एक बौना दब रहा था। छोटे भाई ने उस बौने को तुरंत ही झपट कर उठा लिया और वह वास्तव में बौनों का राजकुमार था। आगे पढ़ते हैं। बौने राजकुमार ने छोटे भाई के लिए मालपुए को देख लिया। वह बोला, भाई यह मालपुआ मुझे दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा यानी मेहरबानी होगी। उसके एवज यानी बदले में तुमको मैं बहुत से हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुआ बौने
राजकुमार को दे दिया और उसके बदले पत्थर की एक चक्की मांगी। बौनों के राजा ने अपने बेटे के खुशी के खातिर चक्की देना स्वीकार कर लिया। मान लिया, स्वीकार करना यानी मंजूर करना। जब छोटा भाई चक्की लेकर चलने लगा तो राजा बोला, देखो, इसे साधारण यानी ऐसी वैसी चक्की मत समझना। यह हमारे राज्य की सबसे कीमती यानी मूल्यवान वस्तु है। इस चक्की को दाईं ओर घुमाने से तुम जो चीज़ मांगोगे मिल जाएगी, और जब तक तुम इसे फिर बाईं ओर नहीं घुमाओगे वह चीज़ निकलती रहेगी। कह रहे हैं कि जब बौने राजकुमार को छोटे भाई ने उठा लिया तो बौने राजकुमार ने छोटे भाई के मालपुए को देख लिया। वह बोला, भाई, यह मालपुआ मुझे दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुआ बौने राजकुमार को दे दिया और उसके बदले में पत्थर की एक चक्की मांगी। बौनों के जो राजा थे उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए चक्की देना मान लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन जब छोटा भाई चक्की लेकर चलने लगा तो राजा बोले कि कोई ये साधारण चक्की नहीं है, यह हमारे राज्य की सबसे कीमती यानी मूल्यवान वस्तु है। इस चक्की को जब आप दाएं ओर घुमाएंगे तो जो चीज़ मांगेंगे वो मिल जाएगी, और जब तक आप इसे बाईं ओर नहीं घुमाओगे तब तक वह चीज़ निकलती रहेगी। आगे पढ़ते हैं। अब छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति के लौटने का इंतज़ार यानी प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसे पत्थर की चक्की उठाए आते देख अत्यंत यानी बहुत ही निराश यानी उदास हो गई। लेकिन पति ने आते ही कहा, जल्दी से भीतर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। अब जब छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया तो उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति का इंतज़ार कर रही थी आने का, और जब वो उसे पत्थर की चक्की लेकर आते हुए देखी तो बहुत ही उदास हुई, निराश हुई। लेकिन उसके पत्नी ने आते ही कहा, जल्दी से भीतर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। आगे पढ़ते हैं। पत्नी ने कमरे के भीतर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और तुरंत दाईं ओर घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। कहने की देर थी कि चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने मछली मांगी तो मछलियाँ मिल गई। इसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीज़ें प्राप्त कर ली। पत्नी ने अपने पति की बात सुनते ही कपड़ा घर में बिछा दिया। पत्नी ने कमरे के भीतर एक कपड़ा जब बिछा दिया तो छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और तुरंत दाईं ओर घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। कहने की बस देरी थी कि चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने मछलियाँ मांगी तो मछलियाँ मिल गई। इसके बाद उसकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी वो एक एक करके मांगता रहा और उसे मिलती रही। उसे सब आवश्यकता की चीज़ें जो थी वो प्राप्त हो गई। आगे छोटे भाई ने सोचा कि अब तो मैं धनवान यानी अमीर बन गया हूँ, मुझे एक शानदार मकान में रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया और फिर उसे बढ़िया सामान से सजवा दिया। अब वह ठाठ से रहने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों और मित्रों को दावत दी और नए साल का त्यौहार धूमधाम से मनाया। जब छोटे भाई ने सब ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त कर ली तो उसके मन में आया कि अब तो मैं अमीर हो गया हूँ, तो मुझे एक शानदार अच्छे से मकान में रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया और फिर उसे बहुत अच्छे सामान से सजवा दिया और वह ठाठ यानी शान से रहने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों और मित्रों को दावत यानी निमंत्रण दी खाने का और नए साल का त्यौहार धूमधाम से यानी मज़े से मनाया। आगे पढ़ते हैं। छोटे भाई के ठाठ और राग रंग यानी गाना बजाना आनंद मंगल देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि कल तक तो यह माँ यानी बहुत दरिद्र था यानी बहुत कंगाल था, आज इतना बड़ा आदमी और लखपति कैसे बन गया। इसमें अवश्य कोई भेद यानी राज है। वह एक दिन छिप छिप कर उसके घर के भीतर आया
और किवाड़ यानी दरवाज़ा के पीछे, किवाड़ की ओट यानी दरवाज़ा के पीछे में खड़ा हो गया। देखता क्या है कि उसका भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई के टोकरे भर रहा है। यह देखकर वह चकित यानी आश्चर्य रह गया और बाहर निकलकर इस चक्की को प्राप्त करने का उपाय यानी तरकीब सोचने लगा। छोटे भाई ने जब सबको निमंत्रण दिया और नए साल का त्यौहार धूमधाम से मनाया, तो छोटे भाई के शान और गाना बजाना आनंद मंगल देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि जो कल तक महादरिद्र यानी बहुत कंगाल था, आज इतना बड़ा आदमी और लखपति कैसे बन गया। इसमें ज़रूर कोई राज है। और वह एक दिन छिप छिप कर उसके घर के अंदर आया और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और क्या देखता है कि उसका भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई के टोकरे भर रहा है। यह देखकर वह उसे बहुत आश्चर्य हुआ और बाहर निकलकर वह उस चक्की को पाने का तरकीब सोचने लगा। आगे पढ़ते हैं। उसी रात जब सब लोग सो गए तो बड़ा भाई चोरों की भांति यानी तरह दबे यानी धीरे पांव छोटे भाई के घर में घुसा और पत्थर की चक्की उठाकर भाग गया और यह चक्की प्राप्त करने का तरकीब सोचने लगा। और उसी रात जब सब लोग सो गए तो बड़ा भाई चोरों की तरह धीरे से दबे पांव से छोटे भाई के घर में घुस गया और पत्थर की चक्की उठाकर वहां से भाग गया। आगे पढ़ते हैं। उसने सोचा कि अब मैं किसी टापू में जाकर रहूँगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाऊँगा। यह सोचकर वह समुद्र के किनारे आया और चक्की साथ लेकर एक नाव में जा बैठा। घर से चलते समय उसने सब आवश्यक वस्तुएं साथ ले ली थी, लेकिन नमक लाना भूल गया था। वह नाव में बैठते ही उसने पहला काम यह किया कि नमक प्राप्त करने के लिए उसने चक्की को घुमाना शुरू किया और नमक निकाल की रट लगा दी। कहने की देर थी कि नमक निकलना शुरू हो गया। अब मुसीबत यानी मुश्किल यह थी कि बड़े भाई को चक्की रोकने का ढंग यानी तरीका नहीं आता था। इसका परिणाम यह हुआ कि नाव में नमक का ढेर लग जाने के कारण बड़ा भाई चक्की सहित समुद्र में डूब गया। लोगों का कहना है कि चक्की अब भी घूम रही है और नमक बराबर निकल रहा है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। कह रहे कि जब बड़ा भाई चक्की लेकर भागा छोटे भाई के घर से चुरा कर, तो उसने सोचा कि अब इस चक्की को ले जाकर मैं किसी टापू में रहूँगा। टापू यानी कि समुद्र के बीचों बीच एक थोड़ा सा ज़मीन का भाग जहाँ पे लोग रहते हैं, घूमने जाते हैं। तो ऐसे जगह पे वो जाने के लिए सोचा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाऊंगा, ऐसा सोचकर वह समुद्र के किनारे गया और चक्की के साथ एक नाव में जाकर बैठ गया। और घर से निकलते समय उसने अपने आवश्यक वस्तुएं सभी ले ली थी, लेकिन नमक लाना भूल गया था। और नाव में बैठते उसके मन में आया कि पहले हम नमक ही निकाल लेते, नमक लाना भूल गए। तो नमक प्राप्त करने के लिए उसने चक्की को घुमाना शुरू किया और नमक निकाल की रट लगा दी। कहने का ये देर था कि नमक निकलना शुरू हो गया और दिक्कत ये थी कि उसे चक्की को रोकना नहीं आता था, उसका तरीका उसको नहीं पता था, जिसका यह फल हुआ कि नमक का ढेर लग गया नाव में, जिसके कारण उसका बड़ा भाई चक्की सहित समुद्र में डूब गया। तब से लोगों का कहना कि वही चक्की अभी तक घूम रही है और नमक बराबर निकल रहा है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। आप लोग इस पाठ को अच्छे से सुनिएगा 1 से 2 बार और प्रश्न उत्तर बाद में आप लोग को दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।